प्रताप चंद षडंगी जी केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। बाबा रामदेव बचाव में बयान देते हुए फिर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी हो गया। देखिए, ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी ये कोई गुड साइन नहीं है, लेकिन जो सत्य वो रहेगा। हाँ, शुद्ध सुवर्ण की भांति आयुर्वेद को कोई नकार नहीं सकता है, सारा विश्व में इसका समादर होता है। फिर भी मैं अनसाइंटिफिक तरीके से किसी दावा करने को नहीं चाहता हूँ। वो प्रमाण के आधार पर आज आयुर्वेद का प्रामाणिकता भी लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताया जा सकता है। जो नींबू के बारे में आप बताया, वो तो वैज्ञानिक तो बोलेगा नींबू में कैल्शियम है, नींबू में विटामिन सी है, रोग प्रतिरोधकारी क्षमता है, इसको तो मना नहीं कर सकता है। और पेप्सी कोला में क्या होगा? पेप्सी कोला कंपनी बोलेगा नहीं नहीं, नींबू शरबत से कुछ नहीं होता है, हम इसको मानेंगे क्या? ये तो साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित हो चुका है। तुम तो पॉइजन दे करके इसको खाने के लिए देते हो। अगर मैं जब विधानसभा में था तब हमारे कुछ विधायक पूर्व वाचस्पति आकर के मेरे को गिरे, रामदेव बाबा योग छोड़ करके क्यों व्यापार करते हैं? मैंने बोला क्या मैं रामदेव बाबा का पिए क्या? मेरे को क्यों पूछते हो? उनको पूछने का हिम्मत है क्या? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये तो योग नहीं छोड़ा है। जहाँ पर जाते हैं स्वामी रामदेव, वो पहले योग, उसके बाद स्वदेशी, उसके बाद भारत स्वाभिमान वगैरह, पहले योग 2 घंटा करवाते हैं हजारों लोगों को। योग छोड़ दिया कब? योग के साथ ये सब करते हैं। अगर योग करोगे और अखाद्य खाओगे तो क्या परिणाम होगा? इसलिए पौष्टिक आहार, शुद्ध आहार तुमको देने के लिए एक सन्यासी 100 करोड़ लोगों को ये आहार देने के लिए संकल्प करके आगे बढ़ा। इसको अभिनंदन करो। जो पैजन बेचते हैं उनको नहीं गाली करते हो, क्योंकि वो तुमको पैसा देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन संस्कृति में व्यापार ठीक नहीं है, क्या ये ऐसा है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। ये व्यापार ठीक नहीं है, धंधा कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? ये बिल्कुल गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन व्यापार को शुद्ध रीति से, प्रामाणिकता से करोगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग में शब्द श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म आधारित होना चाहिए। आप पैसा उपार्जन करोगे, अपमिश्रण मत करना है। अधर्म उपाय में मत रोजगार करना है। लाखों करोड़ों रुपया रोजगार करो। चतुहस्त समाहार सहस्र हस्त विस्तार, 4 हाथ में रोजगार करो, 1000 हाथ में वितरण करो। ये हमारे समाज में कभी भी व्यापार को गलत नहीं समझा। बाबा रामदेव के पक्ष में आज एक सनातन संस्कृति से बहुत बड़ा विचार निकला है। कोरोना के दौरान हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें कोरोना की भेंट चढ़ गई, लेकिन आपके मंत्रालय में क्या चल रहा है वो अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है इस वक्त। बाकी लोगों को धीरे धीरे छोटी मोटी खबरें मिलती हैं, क्या बड़ी योजनाएं हमें देखने को मिल रही हैं इस वक्त? पहली बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जब कोरोना के कारण पूरे विश्व में जब नैराश्य छा गया था, वो एक आत्मविश्वास का भाव निर्माण हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले फर्स्ट कोरोना में देश को आह्वान किया, जान है तो जहान है। पहले जान रक्षा करने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, और लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत असुविधा होगी, इसको सोचते हुए गरीब कल्याण योजना में उन्होंने 8 महीना तक सारे लोगों को मुफ्त रेशन, दिव्यांग, महिला, विधवा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपया करके उनके खाते में दिया। निर्माण श्रमिकों के लिए 1500 रुपया करके दिया। लोगों को जीने के लिए जो आवश्यकता है उनको दे दिया। दूसरी बात, एक समस्या हुआ जो बाहर में रहते थे माइग्रेंट लेबर, उनके लिए इस बार 1 नेशन 1 रेशन करके, अगर कोई भी हिंदुस्तान के नागरिक रहता है, उड़ीसा का लोग बंगाल में, बंगाल का लोग राजस्थान में, ये रेशन पा सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी। तीसरी बात है, ये तो सब दिन नहीं चल सकता है, फिर भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने आह्वान दिया, जग से जन तक, फ्रॉम इंडिविजुअल टू द होल यूनिवर्स। जान भी है जहान भी है, प्रधानमंत्री जी ने बोला, दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दिया, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विथ ग्लोबल आउटरीच, ये मेथोडोलॉजी उन्होंने प्रेस्क्राइब किया। इसलिए देश में निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमारा एमएसएमई में हम धूप का जो बेम्बू स्टिक, वो चाइना से 78% और वियतनाम से 21% मंगवाते थे, लेकिन अभी हम इसको टोटली बंद कर दिया। ये जो सैनिटाइजर का टिपी, वो चाइना से आता था, बोतल इधर, चाइना से टिपी, इसको बंद कर दिया। पीपी किट एक भी नहीं बनता था, चाइना से आता था। आज प्रतिदिन हम और एमएसएमई मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलकर के प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा बनाते हैं और इसको बेचते हैं। वेंटिलेटर की अवस्था बहुत ख़राब था। आज वेंटिलेटर हम एमएसएमई मिनिस्ट्री बना था और हमारा सारा संस्थान लग गए हैं, ज़्यादा वेंटिलेटर हम बना दिए हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ। ऐसा कई दिशाओं में हम आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ते हैं और दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। बाकी सारा ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पर हम सिंपली ये असेंबल करते थे और मेड इन इंडिया लिख देते थे,
लेकिन हमने निर्णय किया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मीटिंग करके प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को सोचने के लिए दिया, और हम 10-12 बार भी बैठे, एक एक विषय पर सोच किया, और सोच करके हमारा रिपोर्ट भी दिया प्रधानमंत्री। फिर इसका द्वितीय प्रक्रम भी चालू हुआ, और इसमें हमने सोचा जो मेड इन इंडिया होगा उसका हर कंपोनेंट होगा। एसेम्बलर को हम मैन्युफैक्चरर नहीं मानेंगे, चाइना से, अमेरिका से, जापान से ला करके मिलावट करके एक मशीनरी कर दिया, ये नहीं होगा। हर कंपोनेंट्स भारत में तैयार होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कि हमारा ऑयल का विकल्प क्या होगा, जैसे बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक, सोलर, इस दिशा में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ऐसा करते हैं। हमारा खेती को भी आत्मनिर्भर करने के लिए हम करते हैं, और जैसा कि फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, हनी प्रोसेसिंग, हर्बल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, मीट, फिश, सब प्रोसेसिंग में हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विदेश की जहाज आकर के हमारा मछली को लूट करके ले जाते थे, इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया कि कोई विदेश जहाज हमारा एरिया में नहीं आ सकता है। पहले तो 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल तक हमारा अधिकार क्षेत्र राज्यों का है, 200 नॉटिकल माइल तक केंद्र का है, लेकिन कंप्रिहेंसिव लॉ न होने के कारण ऐसा लूटपाट हो रहा था। इस विषय में कंप्रिहेंसिव लॉ अभी पाइपलाइन में है, और 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत कोई विदेश जहाज आएगा तो इनको ऊपर फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। ऐसा फिर हम आत्मनिर्भर करने के लिए 3 लाख करोड़ का एक MSME वालों को लिए एक ने प्रधानमंत्री जी ने एक कोलेटरल फ्री लोन का मंजूरी किया है, और इससे धीरे धीरे इसका ग्रोथ हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, जो विनाश हो गए थे। लेकिन इसके बाद सेकेंड आघात आ गया, और ये बहुत घातक ही था। इससे बहुत लोग मर गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। लेकिन देश इतना बड़ा आघात के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन जो टीकाकरण हुआ, मैं इसका तुलना विश्व में कहीं पर नहीं कर सकता हूँ। आज अमेरिका से भी हम ज़्यादा टीका लगा दिए, वैक्सीनेशन हमारा 34 करोड़ से पार कर गया। एक एक देश है जिनका पॉपुलेशन 3 करोड़, 50 लाख, 7 करोड़, ब्राज़ील से जर्मनी तक, सिर्फ चाइना को छोड़ करके बाकी सब देश हमसे बहुत कम संख्या है। और उनका जब मौत की संख्या ये संख्या आता है, इसको भारत के साथ तुलना करके हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से हम तुलना करेंगे, हम विश्व में नंबर 1 है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में बना हुआ है ये कोरोना। अभी तक हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इधर उधर कहीं कहीं कुछ कुछ रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, मैन मेड है ये। मेरा भी इस विषय में संदेह है, कई विशेषज्ञों ने भी इस विषय में संदेह किया है, क्योंकि जो वुहान नगर से निकला है, उनका वो कहते हैं वो लेबोरेटरी से निकला है, वो आज तक इसका ठीक ढंग से जांच नहीं हुआ है। फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी गए थे, उनको उन्होंने आज़ादी नहीं दिया है। कई विषय है जिसमें चाइना के ऊपर संदेह होना स्वाभाविक है। जब चाइना से ये कोरोना, ये बीमारी आने का संदेह है, तब भारत में दुनिया को दबा दिया है, वो बीमारी दिया है, इधर दबा दिया गया है। चाइना की वो लेबोरेटरी से आया है नहीं, है वो अलग बात है, लेकिन चाइना से ही आया है बीमार, और हम दवा दे करके विश्व को आरोग्य प्रदान करने की कोशिश किया है। और मैंने सुना कनाडा से एक हमारा लड़का, रफीस का बेटा, वो 12,000 रुपया दे करके RT-PCR किया है। लेकिन भारत में ये मुफ्त होता है, टेस्टिंग के लिए पैसा नहीं पड़ता है, टीकाकरण भी मुफ्त है। 12,000 रुपया जो टेस्ट करता है, और सोच लीजिए उनका वैक्सीनेशन कितना दाम होगा। पूरे विश्व में ऐसा कष्टली व्यवस्था होते हुए भी, लेकिन हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ये बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। फिर भी इतना हल्ला मचाते हैं, कोई बोलता है इसके में गोरू चर्बी है, ये है, जो बोलते हैं वो टीका खुद ले लिया है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित करने की कोशिश, जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय में भी भ्रमित कर रहे थे, एयर स्ट्राइक के समय भी भ्रमित कर रहे थे, किसान आइन के समय भी भ्रमित कर रहे थे, अभी भी वही तत्व भ्रमित कर रहे हैं। इनके तालमेल किसके साथ है, किसके इशारे पर वो काम करते हैं, इसको सोचना चाहिए। ये भारत की इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ी विपदा है हमारे देश में।